डॉक्टर राजेश वर्मा अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहे थे क्योंकि ऑपरेशन करते हुए एक छोटी सी गलती की वजह से उनसे एक 21 साल के लड़के की मौत हो गई। उसकी मां ये सदमा झेल न सकी और अगले दिन वह भी चल बसी। डॉक्टर राजेश वर्मा इस बात को भूल नहीं पा रहे थे कि उनकी वजह से एक लड़के की जान चली गई। हालांकि उन्होंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था, इसीलिए उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वे बहुत बेचैन थे और वह डिप्रेशन का शिकार हो गए। वे खुद ही भी एक अच्छे डॉक्टर थे और अपना इलाज खुद ही कर रहे थे, लेकिन उनका डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था और इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने सुसाइड करने की ठान ली। आज सुबह जब वह घर से निकले और एक वीरान रास्ते पर पहुंचकर पुल पर खड़े हो गए और नीचे एक नदी में छलांग लगाने ही वाले थे कि वहां पर एक डूबती हुई औरत नजर आ गई। वह औरत तैरकर अपनी जान बचाना चाह रही थी। तभी डॉक्टर ने सोचा कि मरने से पहले एक अच्छा काम कर लिया जाए और किसी की ज़िंदगी बचा ली जाए। वह उसको बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन डॉक्टर राजेश के पूरे करियर में उनके पास कई ऐसे रोगी लाए गए जिनका उन्होंने पूरी तरह कामयाब इलाज किया, और अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत हुई तो वह भी सफलता के साथ किया। उनकी माँ ने हमेशा उन्हें सिखाया कि बेटा, किसी का इलाज करने में कभी भी सुस्ती मत करना। डॉक्टर राजेश की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। वह तो राजेश के डॉक्टर बनने से पहले ही इस दुनिया से चल बसी। राजेश के पिता तो कई साल पहले उन दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ गए थे। राजेश की उम्र अभी सिर्फ 35 साल थी, पर अभी तक शादी नहीं की थी। माँ होती तो शायद 4-5 साल पहले ही शादी हो गई होती। डॉक्टर राजेश फिर भी अपनी माँ की दी हुई सीख पर चल रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि उनका हर अच्छा कदम उनकी माँ की आत्मा को शांति देगा। डॉक्टर राजेश को अभी तक याद है, जब वह अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे तो एक माँ अपने बच्चे को लेकर उनके घर के दरवाजे पर आई थी। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। औरत ने चौकीदार से कहा कि डॉक्टर साहब को जगा दो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चौकीदार की नज़र जब उस बच्ची पर पड़ी तो उसे तरस आ गया। उसने डॉक्टर साहब के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जब तक डॉक्टर नींद से उठे वह दरवाज़ा बजाता रहा, और जब डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो सामने चौकीदार खड़ा था। डॉक्टर को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने उनकी नींद ख़राब कर दी। डॉक्टर साहब ने चौकीदार से कहा था कि रात को नींद में मुझे बिल्कुल भी जगाना नहीं, इससे पहले कि वह अपना गुस्सा चौकीदार पर निकालते। चौकीदार एकदम बोला, साहब बाहर तेज़ बारिश है और एक माँ अपने बच्चे को लेकर आपके पास आई है। डॉक्टर साहब ने जल्दी ही उस औरत को अंदर बुलाया और बच्चे का चेकअप किया। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था और सांस की भी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कुछ दवाइयाँ दी। वह औरत उन्हें दुआएं देती हुई चली गई, लेकिन उसके बाद और लोगों ने भी इस तरह से उनके घर पर आना शुरू कर दिया। परेशान होकर डॉक्टर राजेश ने घर के सामने एक साइन बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था कि रात 8 बजे के बाद घर पर आना मना है। चौकीदार को भी सख्ती से कह दिया कि अब किसी भी हाल किसी को घर के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह उनको सिक्योरिटी की भी परेशानी थी और नींद भी ख़राब होती थी। इस तरह तो वे खुद बीमार पड़ जाएंगे, और रात को उन्हें आराम की ज़रूरत होती है क्योंकि वह भी एक इंसान ही थे, कोई मशीन थोड़ी ही न थे। आज क्लिनिक का स्टाफ भी समय पर नहीं पहुंचा था। इस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि इससे पहले भी उन्हें वार्निंग दी गई थी कि क्लिनिक में कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इसीलिए समय से पहले आ जाया करें। लेकिन इसके बावजूद उनकी वार्निंग पर किसी ने ध्यान न दिया, और इस बात का डॉक्टर साहब ने पक्का इरादा कर लिया कि इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। वे इसी परेशानी में बैठे थे कि एक मरीज़ को उनके क्लिनिक पर लाया गया। यह एक 21 साल का नौजवान था और वह एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो चुका था। उसकी हालत देखते हुए उसका ऑपरेशन फ़ौरन ही करना था। डॉक्टर राजेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अभी डॉक्टर राजेश भी दिमागी तौर पर इस ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और ये भी जानते थे कि मरीज़ के पास अभी कुछ वक्त है और उसको किसी दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर ने लड़के का ऑपरेशन किया। उनकी इसी गलती की वजह से उसके सर की एक नस कट गई, जिसकी वजह से उसकी तभी मौत हो गई। डॉक्टर राजेश ये बात जानते थे कि उनकी गलती की वजह से ही लड़के की जान चली गई, लेकिन उस वक्त अगर वह अपनी गलती को मान लेते तो उनका क्लिनिक तक बंद हो जाता
और बदनामी अलग से होती, जेल भी हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने उसके परिवार वालों को यही कहा कि ऑपरेशन करने से पहले ही इस लड़के की मौत हो चुकी थी। क्लिनिक के अंदर एक कोहराम मच चुका था। इस लड़के की अगले महीने शादी थी। बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ बेहोश हो गई। डॉक्टर राजेश की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। आज ये 10 साल में पहली बार हुआ था कि डॉक्टर से गलत ऑपरेशन हुआ था। अपने स्टाफ की वजह से वे पहले ही गुस्से में थे। ऊपर से ऑपरेशन के दौरान उनके हाथ कांप रहे थे। यह सब इतना अचानक हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन अब वह लड़का इस दुनिया में नहीं था। डॉक्टर राजेश को लड़के की मौत पर बहुत दुख था, लेकिन क्योंकि वे उसे जानते नहीं थे, इसीलिए उनके लिए एक छोटी सी बात थी। अगले ही दिन डॉक्टर राजेश को पता चला कि उस लड़के की माँ की भी मौत हो चुकी है। जवान बेटे की मौत का सदमा वह औरत झेल न सकी और इस दुनिया से चल बसी। यह बात जब डॉक्टर राजेश को पता चली तो उन्हें इस बात का बहुत सदमा लगा, क्योंकि डॉक्टर राजेश की अपनी माँ इस दुनिया में नहीं थी। इसीलिए एक माँ के ना होने का दर्द क्या होता है वह समझ सकते थे। अब डॉक्टर राजेश के अंदर इस बात का एहसास होना शुरू हुआ। वह अपने आप को कोसने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर उस दिन मैं दिमागी तौर पर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था तो मैंने उस लड़के का ऑपरेशन क्यों किया। क्या वजह ये थी कि मुझे ऑपरेशन फ़ीस की लालच थी, या ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैंने दूसरे अस्पताल में उसे नहीं भेजा। इस हादसे के बाद कई दिनों तक डॉक्टर क्लिनिक नहीं आया और वह दिमागी तौर पर काफ़ी उलझा हुआ था। जब उन्हें पता चला कि वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था। अगले महीने उसकी शादी थी। डॉक्टर राजेश को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरे परिवार की खुशियों को खा गए हैं। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यह सब जानने के बाद डॉक्टर राजेश की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह नींद की गोलियां लेकर सोते थे, लेकिन इसके बावजूद भी नींद ना आती। डिप्रेशन से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। अजीब अजीब आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती थी। कोई आकर उनके कानों में यही कहता कि तुमने खुदगर्जी की वजह से 2 जानें चली गईं। डॉक्टर होने के बावजूद वह खुद अपना इलाज करवाने लगा। एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाता और उसको अपना हाल बताता। इलाज के बाद भी डॉक्टर के अंदर कोई बदलाव ना आ सका। जब डिप्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह दिमागी मरीज़ बन चुके थे और एक मरीज़ होने के नाते वह दूसरे मरीज़ों का इलाज नहीं कर सकते थे। इन हालात में ना वह क्लिनिक पर जा सकते थे, ना ही किसी का इलाज कर सकते थे। आज सुबह नाश्ता करने के बाद जैसे ही घर से निकले तो गाड़ी हॉस्पिटल के बजाय एक वीरान सड़क की तरफ मोड़ ली। इसके बाद जब गाड़ी पुल पर पहुंची तो गाड़ी साइड पर खड़ी की और ख़ुद नीचे पानी में छलांग लगाने का इरादा किया। नीचे एक गहरी नदी थी। जब ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आपको आसान लगे तो समझ लें कि आप डिप्रेशन की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे ही हालात डॉक्टर के भी थे, इसीलिए वह मौत को गले लगाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वह पुल से कूदने लगे उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो पानी में बहती हुई जा रही थी और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। जब डॉक्टर ने यह देखा तो सोचा कि क्यों ना इस औरत की जान बचा लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जल्दी से उस नदी में छलांग लगा दी और उस औरत को पानी से बाहर निकाला तो देखा कि वह तो कोई नई नवेली दुल्हन थी जो गहने भी पहने हुए थी। उसके पेट में काफ़ी पानी भर चुका था। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश के साथ उसको होश में ले आए तो डॉक्टर ने लड़की से कहा कि तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ? क्या तुम सुसाइड करने के लिए इस पानी में कूदी थी? वह डॉक्टर के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि अभी वह इस हालत में नहीं थी कि वह किसी बात का जवाब दे सके। काफ़ी देर के बाद जब उसको ठीक से होश आया तो कहने लगी, मैं घर से भागी थी। डॉक्टर ने उससे भागने की वजह पूछी तो वह अपनी सारी कहानी बताने लगी कि मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने को कहा मेरे पिता ने उसमें मेरा एडमिशन कराया। जब मैं पढ़ाई कर रही थी मेरे कई जगह से रिश्ते आने लगे तो पिताजी ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो अपनी पसंद के बारे में बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी जल्दी ही करना चाहता हूँ। मैंने अपने पिता से कहा कि जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। आप जिसे मेरे लिए सही समझेंगे मेरी भी हाँ होगी। जब माँ बाप ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो अपनी बेटी को गले से लगा लिया। फिर वह लड़की रोते हुए कहने लगी
मैंने अपनी ज़िंदगी अपने पिता के हाथ में सौंप दी थी, क्योंकि मुझे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। शुरू से लेकर आज तक मेरे पिता ने जितना प्यार मुझे दिया, मैं उनके एहसानों तले दब चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद ही मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश किया है। जब लड़के की मुझे फ़ोटो दिखाई गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये रोहन की फ़ोटो थी, जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय से मेरा पीछा करता रहा और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहा। कई बार मैंने मैनेजमेंट को उसकी हरकतों के बारे में बताया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने भी मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि आज के बाद इस लड़के की तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह लगातार मुझे परेशान करता रहा। कभी मेरे बैग में लेटर डाल देता, कभी कैंटीन में सब लोगों के सामने मुझे उल्टी सीधी कमेंट करता। उसके इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैं बहुत परेशान थी और आखिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और एक दिन मैंने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ उस पर हंस रहे थे, जिस पर रोहन ने गुस्से में मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो अभी इस थप्पड़ का बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। जब मैं अपने घर पहुँची तो अपने पिता के आने का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब वह आए और मैं उनको सारी बात बताऊं कि गलती से आपने कैसे लड़के को सिलेक्ट कर लिया है, जो बहुत घटिया अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। मेरी माँ मुझे बार बार पूछ रही थी कि परेशान क्यों हो, क्या तुम उस लड़के को पहले से जानती हो। मैंने माँ से कहा, माँ आप सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन पिताजी के सामने ही बताऊंगी। शाम को जब मेरे पिताजी घर वापस आए तो मैंने उनको रोहन के बारे में बताया कि यह तो वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। ये बहुत घटिया इंसान है जिसने मुझे बहुत परेशान किया, पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे बदनाम किया और वह ये शादी भी ज़िद में कर रहा है क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ख़रीद सकता हूँ। शुक्र है आप लोगों ने मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दी, वरना आप लोगों से तो बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं तो ये समझ रही थी कि ये बात सुनते ही पिताजी मुझे गले से लगा लेंगे और इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और ही थे। पिताजी मेरी बात सुनने के बावजूद खामोशी से कमरे की तरफ चले गए और कहा कि मैं भी अभी थका हुआ हूँ, सुबह बात करूँगा। पिताजी की खामोशी देखकर मैं हैरान रह गई। उस रात पिताजी तो सुकून से सोते रहे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ पाई। सारी रात मैं इसी बारे में सोचती रही कि पिताजी आखिर खामोश क्यों हैं। सुबह हुई तो मैंने नाश्ता करने के बाद पिताजी से कहा, अब आप खामोश क्यों हैं? आपने जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय किया है वह अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, क्या कोई बाप अपनी औलाद के बारे में बुरा सोच सकता है? वह अपने किए पर शर्मिंदा है। जैसा तुम उसके बारे में समझ रही हो वह बिल्कुल वैसा नहीं, और शादी के बाद वह बिल्कुल बदल जाएगा। क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं? मैंने कहा कि पिताजी, बस मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन पिताजी जल्दी में थे, किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना था। कहने लगे, अभी मैं चलता हूँ, शाम को फिर बात होगी। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं समय से पहले किसी बारे में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने पिता पर अभी पूरा भरोसा था। मैं जानती थी कि पिताजी को गलतफहमी हुई थी, क्योंकि वे रोहन के बारे में नहीं जानते थे और वे अपने फ़ैसले पर एक बार फिर से ध्यान करेंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को जब मैंने दोबारा उनसे बात करनी चाही तो पिताजी ने कहा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, तुम्हारी शादी रोहन से ही होगी। वह एक ऊंचे ख़ानदान का लड़का है और उस ख़ानदान में कौन भला रिश्तेदारी नहीं करना चाहेगा। मैंने अपने पिताजी की वजह से इस रिश्ते को कबूल कर लिया। बस इस बात की उम्मीद थी कि रोहन बदल चुका होगा। शायद पिताजी जो कह रहे हैं वही ठीक हो। वह क्यों मेरे बारे में बुरा चाहेंगे, जबकि वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। शादी की रात बारात आने से पहले रोहन ने मेरे मोबाइल पर मैसेज किया और उसमें लिखा था कि मैंने तुझे कहा था ना कि शादी करूँगा तो सिर्फ तुझसे ही करूँगा। देख, आज मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तुझे याद होगा, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे ख़रीदने की भी ताकत रखता हूँ। देखो, आज मैंने तुझे ख़रीद भी लिया। रोहन की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं जो सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था। रोहन अभी वैसे का वैसा ही था और उसे अपने बर्ताव पर किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन मेरे पिता रोहन जैसे इंसान से मेरी शादी क्यों करेंगे? मैं सोच में पड़ गई। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया। इसके बाद मुझे इस सच्चाई का पता चला कि मेरे पिताजी इस रिश्ते में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। वह कहने लगी,
रोहन का पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुमसे शादी रोहन की ज़िद थी, इसीलिए रोहन के पिता ने हमारे पिताजी के नाम कुछ ज़मीन और प्लॉट कर दिए हैं और अपनी कंपनी में कुछ शेयर्स भी दिए हैं। सब चीज़ों की कीमत करोड़ों में है, इसीलिए पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यह बात माँ और मेरी बहन को पता थी। माँ मेरे कमरे में मेरे सामने बैठी रो रही थी। बारात आने वाली थी, जबकि मैं घर से भागने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहन और माँ बार बार मुझसे यही कह रही थी कि तेरे पिता किसी सूरत में ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, और मैं ये भी जानती हूँ कि शादी के बाद रोहन तुझ पर जुल्म के पहाड़ गिरा देगा। वह एक दरिंदा है जो सिर्फ बदला लेने के लिए तुझसे शादी कर रहा है। इसीलिए मेरी बहन और माँ ने मुझे घर से भागने में मेरी मदद की। मैं नहीं जानती मेरी माँ और मेरी बहन के साथ मेरे पिता ने क्या किया होगा, लेकिन मेरा पीछा ज़रूर किया गया। मैं जिस बस पर सवार हुई उस बस का भी पीछा किया गया और मैंने बस से उतरकर पैदल भागना शुरू किया, जबकि मेरे कज़िन मुझे कुत्तों की तरह तलाश कर रहे थे। आगे नदी थी, पीछे मेरे कज़िन पहुंच चुके थे। नदी में छलांग लगाने की हालत में भी मुझे मौत नज़र आ रही थी, लेकिन अगर मेरे कज़िन मुझे पकड़ लेते तब भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी। इसके बावजूद मैंने छलांग लगा दी। पुल पर खड़े आपने मुझे देख लिया। डॉक्टर राजेश ने उसका नाम पूछा तो उसने नाम संजना बताया। डॉक्टर ने संजना से पूछा कि अब तुम क्या चाहती हो, क्योंकि वापस घर जाना तो ख़तरे से खाली बिल्कुल नहीं। संजना ने डॉक्टर की बात सुनी और फिर सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, मेरी एक दोस्त है, मुझे अपनी बहनों की तरह समझती है। मैं उसके घर का एड्रेस भी जानती हूँ। अगर हो सके तो मुझे उसके घर छोड़ दें, आपका बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर संजना को साथ लेकर बताए गए एड्रेस पर पहुंचा, मगर उसकी दोस्त ने जैसे ही संजना को देखा तो तभी दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से आवाज़ देकर कहा कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंस सकती हूँ। अब इन हालात में डॉक्टर राजेश संजना को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए डॉक्टर उसे अपने साथ अपने घर ले आया। काफ़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर ने एक फ़ैसला किया और उस फैसले के बारे में डॉक्टर ने संजना को भी बताया। डॉक्टर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन बगैर शादी के मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकता। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? संजना के पास भी शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। ना डॉक्टर संजना के बारे में ज़्यादा जानता था और ना संजना डॉक्टर के बारे में कुछ जानती थी, लेकिन हालात को देखते हुए उसने डॉक्टर से शादी के लिए हाँ कर दी। डॉक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात में उसकी शादी होगी, एक ऐसी लड़की से जिसके बारे में उसे एक दिन पहले तक कुछ भी नहीं पता था। दोनों की शादी हो गई। अब क्योंकि इस शहर में संजना की वजह से डॉक्टर की जान को भी खतरा था, इसीलिए संजना को साथ लेकर डॉक्टर अपने भाई के पास जर्मनी चला गया। संजना का अपनी बहन और माँ के साथ कांटेक्ट था, जबकि उसके पिता ने कभी भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कई सालों के बाद जब हालात सही हो गए तो डॉक्टर वापस अपने देश आया। उसने संजना को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई भी बताई। उसने संजना को बताया था कि जिस दिन मैंने तुम्हें नदी में बहते हुए देखा, उस दिन मैं खुदकुशी आत्महत्या करने आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऊपर वाले ने मुझे हराम मौत से बचा लिया। संजना ने उसे जीने की नई उम्मीद दी। उसने डॉक्टर को इस बात को समझाया कि इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको अभी भी पछतावा है तो अपनी बाकी की ज़िंदगी लोगों की सेवा करने में गुजार दें, और इसके लिए मैं आपका पूरा साथ दूंगी। डॉक्टर ने एक ऐसे मैनेजमेंट को ज्वाइन किया जहाँ पर सिर्फ गरीब लोगों का ही इलाज किया जाता था। उसके लिए डॉक्टर ने देश भर के कई इलाके घूमे और इस सब में संजना ने डॉक्टर का पूरा साथ दिया। जिन लोगों का इलाज किया जाता था उनमें ऐसे लोग भी थे जो बाढ़ की चपेट में आए हुए थे। ऐसे गरीब लोग जो झुग्गी में रहते थे, उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप लगवाया गया। डॉक्टर पिछले कई सालों से ये काम कर रहा है, और वह भी सिर्फ ऊपर वाले की रज़ा के लिए, इस उम्मीद पर कि जिस नौजवान लड़के की मौत उसकी गलती की वजह से हुई, हो सकता है इन कामों की वजह से ऊपर वाला उसको माफ़ कर दे। कभी कभी डॉक्टर को संजना के लिए भी बहुत दुख होता है कि उसके हिस्से में ये मुश्किल ज़िंदगी क्यों आई, लेकिन उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है और उसकी ज़ुबान पर कभी कोई शिकवा नहीं आता, बल्कि वह तो अक्सर यही कहती है कि इस सेवा में बड़ा सुकून मिलता है, जो कि मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तो ये हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दिया करें, जिससे मेरी आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।